सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। और आज हम लोग कंटिन्यू करने जा रहे हैं अपने PCOG 171 प्रिंसिपल ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स के ब्लॉक 2 के यूनिट 4 को आज हम कंटिन्यू करेंगे। और हमने अपने प्रीवियस वीडियो में यूनिट 4 के कुछ टॉपिक्स कंप्लीट कर लिए हैं। मेक श्योर कि आप पहले वो वीडियोस देखें, तब इस वीडियो को देखें। तो स्टार्ट करते हैं आज के वीडियो को। टॉपिक पे जो कि है इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। अब देखो, इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या होता है। जैसे हमने प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड अभी देखा कि वो क्या होता है कि जब भी हमारे प्राइस में चेंज आता है तो हमारे डिमांड में कितना चेंज आ रहा है, वो प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड हुआ। और वही चीज़ जब हम इनकम के साथ देखें कि जब हमारे इनकम में चेंज आती है, मतलब इनकम बढ़ेगी तो हम क्वांटिटी डिमांडेड बढ़ा रहे हैं या घटा रहे हैं, इस चेंज को हम इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कहते हैं। क्वांटिटी डिमांडेड कैसा रिस्पॉन्स करेगा, ठीक है, उस कमोडिटी का, कब, जब चेंज होगा कंज्यूमर की इनकम में, तो क्वांटिटी डिमांडेड कैसा चेंज मतलब कैसा रिएक्ट करेगा, बढ़ेगा, घटेगा, किस परसेंट में बढ़ेगा, उसे हम इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कहते हैं। इट इज द प्रोपोर्शनल और परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ अ कमोडिटी डिवाइडेड बाय द प्रोपोर्शनल चेंज इन द इनकम ऑफ कंज्यूमर डिमांडिंग द कमोडिटी। ठीक है, इसको हम ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। देखो, इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज इक्वल टू प्रोपोर्शनल चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड अपॉन प्रोपोर्शनल चेंज इन इनकम। ठीक है, और जिसको हम सिंबल्स में ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड, परसेंटेज चेंज इन इनकम। ठीक है, और जब इसी को एक्सपेंड करके लिखेंगे तो परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड को कैसे लिखते हैं, चेंज इन डिमांड अपॉन डिमांड इंटू 100 और चेंज इन इनकम अपॉन इनकम इंटू 100। यहाँ से 100 कैंसिल हो जाएगा, बचेगा ये चीज़ हमारा, मतलब चेंज इन डिमांड अपॉन डिमांड, ये चीज़ यहाँ आ गया। और ये जब हमारा ऊपर जाएगा, है ना, तो ये जो फ्रैक्शन है ये रिवर्स हो जाएगा। तो चेंज इन डिमांड अपॉन डिमांड इनटू इनकम अपॉन चेंज इन इनकम। जब अब इसको भी हम एक और फॉर्म में लिख सकते हैं, जिसको जैसे हमने प्राइस वाले को किया था, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड में क्या लिखा था हमने, सिमिलर चीज़ है, जहाँ वाई है वहाँ पी था ऊपर, बस इतना ही चेंज आता है। ठीक है, तो चेंज इन डिमांड अपॉन चेंज इन इनकम इनटू इनकम बाय डिमांड हो गया यहाँ। ठीक है, यहाँ पे जो ट्रायंगल शेप होता है ना इकोनॉमिक्स में, इसे हम चेंज के लिए रखते हैं, मतलब ये चेंज डिनोट करता है। ठीक है, तो ये चेंज इन इनकम हुआ। ठीक है, और जो वाई हुआ वो ओरिजिनल इनकम हुआ, ये चेंज इन डिमांड हुआ और ये हमारा ओरिजिनल डिमांड हुआ। ये चीज़ यहाँ दे रखा है। अब एक एग्जांपल दे रखा है, इसको देख लेते हैं हम कि देखो, इनकम हमारी कितनी थी, पहले 500 रुपीज़ थी, बढ़ के 510 रुपीज़ हो गई, मतलब 10 रुपये बढ़ रहा है। तो क्वांटिटी डिमांडेड 20 यूनिट था, बढ़ के 1 यूनिट बढ़ गया, है ना, मतलब 10 रुपये बढ़ा, तो हमने 1 यूनिट और परचेज कर लिया उस कमोडिटी का। तो चेंज इन इनकम कितना होगा, इनकम कितना बढ़ा है, 510 माइनस 500 करेंगे तो 10 रुपये बढ़ा है इनकम, है ना। चेंज इन इनकम हमारा 10 रुपये हुआ। ठीक, और चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड कितना हुआ, जब 21 था और पहले कितना था 20, तो 21 माइनस 20, एक हमारा क्वांटिटी डिमांडेड बढ़ा है। तो 10 रुपये बढ़ने से हमने एक क्वांटिटी डिमांडेड और बढ़ा दी। जब इसको फॉर्मूले में हम पुट करेंगे तो चेंज इन डिमांड अपॉन चेंज इन इनकम करेंगे तो 1/10 ये हुआ, इनटू इनकम अपॉन डिमांड हो जाता है। ठीक है, तो इनकम हमारी कितनी है, ओरिजिनल मतलब इनकम कितनी थी, 500 रुपये थी, और ओरिजिनल क्वांटिटी डिमांडेड 20 यूनिट है ना, तो 500 अपॉन यहाँ 20 होगा, बुक में 21 लिखा है, वो मिस प्रिंट है, यहाँ 20 होगा। ठीक है, अब जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो एक 0 इससे कैंसिल आउट हो जाएगा, एक 20 का 0 इससे कैंसिल आउट हो जाएगा, और जब इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा 2.5 आ रहा है। अब देखो, एक चीज़ और यहाँ ध्यान रखने वाली है कि प्राइस इलास्टिसिटी में हमारा माइनस साइन भी आ रहा था, और जब प्राइस इलास्टिसिटी में माइनस साइन आता है तो वो क्या दिखाता है कि इनवर्स रिलेशनशिप है। तो प्राइस और क्वांटिटी डिमांडेड में इनवर्स रिलेशनशिप होता है, ये हम शुरू से ही पढ़ते आ रहे हैं। ठीक है, कि प्राइस बढ़ेगा तो क्वांटिटी डिमांडेड घटेगा, और प्राइस घटेगा तो क्वांटिटी डिमांडेड बढ़ेगा। बट जब हम इनकम और डिमांड को कंपेयर करते हैं तो ये चीज़ ध्यान देना होता है कि इनकम और डिमांड में डायरेक्ट रिलेशनशिप होता है, कि जब हमारी इनकम बढ़ती है तो हम किसी भी चीज़ की क्वांटिटी डिमांडेड को बढ़ाते हैं, इन केस ऑफ नॉर्मल कमोडिटी। बट इन्फीरियर कमोडिटी में, बैड क्वालिटी प्रोडक्ट्स में हम ऐसा नहीं करते हैं, हम उस कमोडिटी के डिमांड को घटा देते हैं जो बैड प्रोडक्ट्स के होते हैं। ठीक है, इन्फीरियर प्रोडक्ट्स होते हैं। बट जो नॉर्मल कमोडिटी होती है उस केस में हम क्या करते हैं, इनकम बढ़ने से हम क्वांटिटी डिमांडेड भी बढ़ा देते हैं, है ना। तो वही चीज़ है, देखो यहाँ पॉजिटिव साइन ही आएगा हमेशा, इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड में कोफिशिएंट का साइन पॉजिटिव ही आता है। ठीक है, जो रिप्रेजेंट करता है कि डायरेक्ट रिलेशनशिप है क्वांटिटी डिमांडेड और इनकम ऑफ कंज्यूमर में। देखो यहाँ लिखा है प्लस साइन शोज दैट द कमोडिटी इन द क्वेश्चन इज अ नॉर्मल कमोडिटी। प्लस साइन से हमें ये पता चला कि जो
क्वेश्चन में जो कमोडिटी दी गई है वो नॉर्मल कमोडिटी है। क्यों? क्योंकि जो इनकम बढ़ा तो हमारी डिमांड में 2.5% का इंक्रीज आएगा। ठीक है, देखो क्या लिखा है, 10% इंक्रीज इन इनकम, 10% हमारी इनकम बढ़ती है तो हमारा 25% जो है क्वांटिटी डिमांडेड बढ़ रहा है। तो वो हमारा पॉजिटिव साइन ये रिप्रेजेंट करता है कि क्वेश्चन में जो कमोडिटी गिवन है वो नॉर्मल कमोडिटी है। अब कभी कभी नेगेटिव भी आता है, तो वो कौन से केसेस हैं वो एग्जांपल देख लो। यहाँ पे पहले 500 था, अब 510 हो गया बढ़ के। पहले हम 21 यूनिट डिमांड कर रहे थे बट अब 20 यूनिट कर रहे हैं। इनकम के बढ़ने से हमने क्वांटिटी डिमांडेड घटा दी है, आप देख रहे हो। तो ये इन्फीरियर कमोडिटी आपको ऐसे ही दिख रहा है। बट अगर नहीं समझ आया तो देखो आंसर देखो नेगेटिव में आया है। तो देखो नेगेटिव जो है वो माइनस साइन क्या रिप्रेजेंट कर रहा है कि हमारा इनवर्स रिलेशनशिप है क्वांटिटी डिमांडेड में और इनकम ऑफ कंज्यूमर में। ठीक है, मतलब इनकम बढ़ेगी तो हम क्वांटिटी डिमांडेड बढ़ाएंगे नहीं, घटा देंगे। क्यों? क्योंकि प्रोडक्ट जो है वो इन्फीरियर कमोडिटी है। ठीक है, द केस वेयर डायरेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन क्वांटिटी डिमांडेड एंड कमोडिटी एंड इनकम ऑफ कंज्यूमर इज टर्म्ड एज केस ऑफ नॉर्मल कमोडिटी। ठीक है, डायरेक्ट रिलेशनशिप मैंने बताया कि नॉर्मल कमोडिटी के केस में डायरेक्ट रिलेशनशिप होता है और इन्फीरियर कमोडिटी के केस में इनवर्स रिलेशनशिप होता है। तो नॉर्मल के केस में हमारा आंसर हमेशा पॉजिटिव आएगा। ठीक है, और जो हमारा इन्फीरियर कमोडिटी है उसमें हमारा आंसर हमेशा नेगेटिव आएगा। ये चीज ध्यान रखना। ठीक है, अब देखो नीचे कुछ पॉइंट्स दिए गए हैं, इससे हमें ये मतलब इसे देखना है कि कमोडिटी जो है वो पॉजिटिव मतलब इन्फीरियर होगा या नॉर्मल कमोडिटी होगा। अभी हमने देखा कि पॉजिटिव साइन रहता है तो हमारा कमोडिटी जो होता है वो नॉर्मल गुड्स होते हैं। ठीक है, और जब साइन नेगेटिव होता है तो हमारी जो गिवन कमोडिटी होती है वो इन्फीरियर गुड्स होती हैं। ठीक है, बैड क्वालिटी प्रोडक्ट्स होते हैं। जब हमारी इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड जो होगी वो जीरो होगी, तो ये चीज ध्यान रखना कि वहाँ कोई रिलेशनशिप नहीं होगी इनकम और कमोडिटी के क्वांटिटी डिमांडेड में। ठीक है, अब जैसे इसका एग्जांपल है बेयर नेसेसिटीज ऑफ लाइफ। अब जैसे रोटी कपड़ा है ना, तो ये सब बहुत ज्यादा बेसिक नेसेसिटीज हैं। तो अगर प्राइस बढ़ेगा भी तो भी हम क्वांटिटी डिमांडेड करेंगे, किसी भी हाल में हमें वो परचेज करना ही है। ठीक है, कंजम्पशन पर्पज के लिए। और हमारी इनकम बढ़ेगी तो भी हम उसे परचेज करेंगे ही, और घटेगी तो भी हम उसे परचेज करेंगे। तो वही है कि इसमें हमारे इनकम डिमांड पे कोई असर नहीं पड़ेगा। इनकम के बढ़ने या घटने से हमारी डिमांड पे कोई असर नहीं पड़ेगा। यहाँ कोई रिलेशनशिप नहीं होता है इनकम और क्वांटिटी डिमांडेड में। एग्जांपल है नेसेसिटीज ऑफ लाइफ में। ठीक है, बेसिक नेसेसिटीज ऑफ लाइफ। ये था हमारा इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। अब चलते हैं अपने अगले टॉपिक पे जो कि है प्राइस क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। अब देखो हमने पढ़ा कि प्राइस में चेंज होने से डिमांड में क्या चेंज आ रहा है ना, कितना चेंज आ रहा है, क्या नहीं कितना चेंज आ रहा है। हमने पढ़ा कि इनकम में चेंज आने से डिमांड में कितना चेंज आ रहा है। अब हमें पढ़ना है कि जब किसी दूसरे कमोडिटी की प्राइस में चेंज आता है तो हमारे कमोडिटी एक्स के डिमांड में कितना अंतर आता है। जो हमने कॉम्प्लीमेंट्री और सप्लीमेंट्री गुड्स पढ़ा था वो इस केस में वो यूज होगा। ठीक है, देखो द क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज रिलेटिव रिस्पॉन्सिवनेस ऑफ क्वांटिटी डिमांडेड। ठीक है, मतलब क्वांटिटी डिमांडेड की रिलेटिव रिस्पॉन्सिवनेस देखेंगे ऑफ गिवन कमोडिटी। इट इज प्रोपोर्शनल और परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ कमोडिटी एक्स डिवाइडेड बाय proportional change in the price of related commodity say y. Let us symbolize to represent the cross elasticity of demand is CED. ठीक है, cross elasticity of demand where C stand for cross, C जो है वो cross के लिए डिनोट किया जाता है और ED जो है वो elasticity of demand के लिए। वैसे YED में Y इनकम के लिए, ED जो है हमारा elasticity of demand के लिए, PED में P जो है वो प्राइस के लिए, ED जो है वो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड के लिए। ठीक है, परसेंटेज चेंज इन डिमांड ऑफ कमोडिटी एक्स। ठीक है, मतलब किसी कमोडिटी एक्स जो है उसके डिमांड में कितना चेंज आ रहा है, किसके चेंज होने से, कमोडिटी वाई के प्राइस में चेंज होने से। टी और कॉफी हमने पढ़ा था ना, वही वाला केस है। हाँ आ जाएगा। तो अब देखो, हाँ तो जो हमारा देखो ये क्या क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है, इसका फॉर्मूला ये बन के आएगा। ठीक है, ये चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ एक्स अपॉन चेंज इन प्राइस ऑफ कमोडिटी वाई इनटू प्राइस ऑफ कमोडिटी वाई अपॉन डिमांड ऑफ कमोडिटी एक्स। अब देखो ये जो है हमारा ये है ना, ये क्या बता रहा है, चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ कमोडिटी एक्स। ठीक है, और ये जो बता रहा है हमारा वो बता रहा है चेंज इन प्राइस ऑफ कमोडिटी वाई। ये जो है हमारा कमोडिटी वाई का ओरिजिनल प्राइस है और ये जो है हमारा कमोडिटी एक्स का ओरिजिनल डिमांड है। अब देखो एक क्वेश्चन दे रखा है, उससे हम इस टॉपिक को भी इजीली समझ लेंगे। ठीक है, हाँ तो देखो अब जो एग्जांपल यहाँ पे दे रखा है उसमें क्या दे रखा है कि एग्जांपल में जैसा कि हमने पहले पढ़ा था सब्स्टिट्यूट गुड्स और कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। तो सब्स्टिट्यूट गुड्स में एग्जांपल हमने टी और कॉफ़ी पहले ही पढ़ रखा है ना, तो वहाँ एग्जांपल भी टी और कॉफ़ी का ही ले रखा है कि जब प्राइस टी का
₹20 से बढ़ के मतलब घट के 19 रुपए हो गया, तो लोग क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ कॉफी को घटा देंगे, ठीक है। 200 यूनिट या 200 ग्राम पहले कॉफी यूज डिमांड कर रहे थे, अब 150 ग्राम ही डिमांड कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि लोग स्विच कर जाएंगे टी पे। टी अब सस्ता हो गया, तो लोग अब ज्यादा कंज्यूम करेंगे टी, कॉफी को कम कर देंगे, कॉफी का कंजम्पशन कम कर देंगे। तो अब जो फॉर्मूला हमने पढ़ा क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का, उसमें अगर हम वैल्यूज को पुट करेंगे तो देखते हैं क्या आता है, ठीक है। फॉर्मूला क्या होता है पहले ये देख लो। क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज इक्वल्स टू चेंज इन डिमांड ऑफ कमोडिटी एक्स अपॉन चेंज इन प्राइस ऑफ कमोडिटी वाई इनटू प्राइस ऑफ कमोडिटी वाई अपॉन डिमांड ऑफ कमोडिटी एक्स। तो अब चेंज इन डिमांड ऑफ कमोडिटी एक्स देख लेते हैं। तो पहले डिमांड था हमारा 200 यूनिट, ठीक है, और वो घट के अब 150 यूनिट हो गई है। पहले डिमांड था हमारा कॉफी का 200 यूनिट, अब घट के 150 यूनिट हो गई है, मतलब 150 ग्राम हो गई है ना। तो कितना कम हुआ? 50 यूनिट कम हुआ, तो यहाँ -50। क्यों? क्योंकि 150 माइनस 200 हमने किया तो -50 आया, ठीक है। अब वहीं चेंज इन प्राइस ऑफ टी देख लें तो पहले 20 था, अब 19 हो गया, तो 19 माइनस 20 करेंगे तो -1 हमारा चेंज इन प्राइस ऑफ कमोडिटी वाई आ जाएगा, ठीक है। और ओरिजिनल क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ कॉफी कितनी थी? 200 थी, और ओरिजिनल प्राइस ऑफ टी कितनी थी? 20 थी। अब वैल्यू जब पुट कर लेंगे तो चेंज इन डिमांड ऑफ कमोडिटी एक्स कितना आया? -50 अपॉन चेंज इन प्राइस ऑफ कमोडिटी वाई कितना आया? -1। तो -50 अपॉन -1 इंटू प्राइस ऑफ कमोडिटी वाई, प्राइस था 20 और डिमांड कितनी थी? 200, तो 20 अपॉन 200। जब इसको हम सॉल्व करेंगे, ठीक है, तो 1 0 इससे कैंसिल आउट हो जाएगा, 1 0 इसका इससे कैंसिल आउट हो जाएगा, बचा 2 आपस में कैंसिल आउट हो जाएगा, बचा 5, और ये नेगेटिव साइन आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे, बचा 5। आंसर आया हमारा 5, और ये पॉजिटिव में है आंसर, ठीक है। तो क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड में हमारा आंसर ये पॉजिटिव में आया है, जो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है कि यहाँ पे जो गुड्स हैं वो सब्सटीट्यूट गुड्स है, एक दूसरे को सब्सटीट्यूट कर रहे हैं, ठीक है। तो ये चीज़ ध्यान रखना है कि जब भी क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड में 2 टाइप का आंसर आएगा, ठीक है। जब पॉजिटिव आएगा तो वो हमारा सब्सटीट्यूट गुड्स होगा, और जब हमारा आंसर नेगेटिव आएगा तो वो गुड्स हमारे कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स होंगे, ठीक है। तो ये चीज़ हमने देख लिया। अब देखो सब्स्टिट्यूट गुड्स का हमने एग्जांपल देख लिया, अब चलते हैं कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स के एग्जांपल पे। हाँ, तो अब तक जो हमने एग्जांपल देखा है उसमें हमने सब्स्टिट्यूट गुड्स का देखा है, ठीक है। तो देखो जब भी हम क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड पढ़ेंगे और जब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो उसमें अगर आंसर पॉजिटिव आया हमारा तो वो सब्स्टिट्यूट गुड्स होता है, और जब भी हमारा आंसर नेगेटिव आएगा वो हमारा कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स होता है। तो अब तक हमने सब्स्टिट्यूट गुड्स का देखा, अब एक एग्जाम्पल देख लेते हैं कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स का। देखो यहाँ एक एग्जाम्पल दे रखा है कि जैसे कि एक कमोडिटी में कार हमने लिया, ठीक है, और उसकी प्राइस के रिलेटेड हम बात करेंगे। तो अब जैसे कि कार का प्राइस पहले 80,000 पर कार था, ठीक है, और जो कि घट के 75,000 हो गया। तो अब जैसा कि आप देख सकते हो कि यहाँ 5,000 प्राइस में कम हो रहा है ना। तो अब लोग क्या करेंगे कि अब जब 5,000 सस्ता हुआ है, अब कोई भी चीज़ सस्ती होगी तो लोग उसका कंजम्पशन बढ़ा देते हैं। तो अब जब कार 80,000 की थी अब वो 75,000 की हो गई है, तो हमारी क्वांटिटी डिमांडेड 1,000 कार से 1,100 कार हो गई है, मतलब हमने 100 कार एक्स्ट्रा परचेज कर लिया है ना। तो अब देखो, अब जैसे देखो यहाँ इनडायरेक्ट रिलेशनशिप दिखाया गया एक तरीके से कि अब हमने प्राइस घटने से कार तो ज़्यादा परचेज कर लिया, बट कार परचेज किए हैं तो पेट्रोल का प्राइस जो भी हो तो पेट्रोल तो आदमी भरवाएगा ही कार में, है ना। अब जैसे मान लो पेट्रोल का प्राइस 5,000 रुपये लीटर था, है ना, और वो बढ़ के 55,000 लीटर हो गया। तो अब जब हमने कार एक्स्ट्रा परचेज की है, 1,000 कार थी और 1,100 कार परचेज कर ली है, तो अब जो एक्स्ट्रा 100 कार हमने परचेज किया उसके लिए भी तो पेट्रोल चाहिए होगा, उसको भी चलाने के लिए, है ना। तो अब यहाँ क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ पेट्रोल भी इंक्रीज होगा। तो इन मतलब जैसे देखो कार के प्राइस में कम डिक्रीज आया, तो उससे क्या हो रहा है, हमारी क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ पेट्रोल में इंक्रीज आ रहा है। अब देखो यहाँ एग्जांपल टेबुलर फॉर्म में दे रखा है कि जैसे ये कार का प्राइस है वो 80,000 था, अब क्या हो गया, वो 75,000 हो गया। और क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ पेट्रोल देखें कि मतलब जैसे 5,000 पहले 5,000 रुपये लीटर था, अब 55,000 रुपये लीटर हो गया। तो मतलब फिर भी लोग क्वांटिटी डिमांड कर रहे हैं, 500 मतलब यूनिट जो है हमारा लीटर जो है पेट्रोल का वो एक्स्ट्रा डिमांड हो रहा है, ठीक है। क्यों? क्योंकि हमारा जो क्वांटिटी डिमांडेड कार था वो इंक्रीज हो गया, 1,000 से 1,100 कार हमने अब परचेज किया है, मतलब 100 कार एक्स्ट्रा परचेज किया है। अब जो हमारा क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड होता है उसका फॉर्मूला देख लेते हैं। अब जैसा कि हमने ऊपर पढ़ा था इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, उसमें हमने क्या पढ़ा था, हाँ देखो यहाँ पे देखो, ये आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पे कि क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड में हमने पढ़ा था चेंज इन डिमांड ऑफ कमोडिटी एक्स अपॉन चेंज इन प्राइस ऑफ कमोडिटी वाई इनटू प्राइस ऑफ कमोडिटी वाई अपॉन डिमांड ऑफ कमोडिटी एक्स। ऐसे ही हमारा प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड था और इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड था, ठीक है। तो ये हमारा क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड के फॉर्मूले में जब हम इसको पुट करेंगे
ये फॉर्मूला जो था इसमें। तो अब देख लेते हैं चेंज इन डिमांड ऑफ पेट्रोल। अब देखो मतलब पेट्रोल के डिमांड में जो चेंज आया है वो कितना है, 500 रुपये लीटर, ठीक है। और जो हमारा प्राइस है कार का उसमें कितना चेंज आया है, 5,000 रुपये का। पहले 80,000 का कार था, अब 75,000 का कार हो गया, तो 5,000 रुपये कम हो गया है ना। अब देखो चेंज इन डिमांड ऑफ पेट्रोल 500 चेंज आया है, और प्राइस ऑफ कार में कितना चेंज आया है, 5,000 रुपये कम हो गया है। अब देखो अब जब प्राइस ऑफ हम कार देखेंगे, एक्चुअल प्राइस ऑफ कार कितनी है, 80,000 है, मतलब जो हमारी ओरिजिनल प्राइस है। और ओरिजिनल प्राइस ऑफ पेट्रोल क्या है, 5,000 रुपये लीटर था, है ना। अब जब इसको हम फॉर्मूले में पुट करेंगे तो चेंज इन डिमांड ऑफ कमोडिटी एक्स कितना है, 500 अपॉन माइनस 5,000 इंटू प्राइस ऑफ कमोडिटी वाई कितनी है हमारी, 80,000 अपॉन 5,000। जब इसको हम लोग पुट करेंगे तो देखो ये हाँ ऐसे सॉल्व होगा, 2 0 ये 5,000 से कट जाएगा, ठीक है। अच्छा रुक जाओ एक सेकेंड, मैं यहाँ करके दिखा देती हूँ। हाँ 500, ये 2 0 हो जाएगा हमारा 5,000 से कैंसिल, ये 3 0 कैंसिल हो जाएगा हमारा ये 5,000 से, ये 1 0 कैंसिल हो जाएगा हमारा ये 5 से, और ये 5 कैंसिल हो जाएगा हमारा इस 5 से। बचा क्या हमारे पास, बचा हमारे पास 8 अपॉन माइनस 5। अब जब इस फ्रैक्शन को हम सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर आएगा -1.6। अब देखो यहाँ पे आंसर में क्या आया है, माइनस आया है, और जब हमने पिछला एग्जाम्पल देखा था उसमें आंसर हमारा पॉजिटिव आया था। तो अभी हमने देखा था कि जब पॉजिटिव आंसर आया तो वो सब्स्टिट्यूट गुड्स का एग्जाम्पल होता है, और जब भी हमारा आंसर नेगेटिव आता है तो वो कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स होता है, ठीक है। अब देखो हमने सब्स्टिट्यूट गुड्स देख लिया, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स हो गया। सब्स्टिट्यूट गुड्स में पॉजिटिव आंसर आता है और कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स में हमारा आंसर नेगेटिव आता है, ठीक है। कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स वो गुड्स होते हैं जो एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करते हैं, जैसे कार और पेट्रोल। पेट्रोल के बिना कार नहीं चलेगी, और कार नहीं होगा तो हमारे पेट्रोल का कोई यूज नहीं होगा, ठीक है। और सब्स्टिट्यूट गुड्स में ऐसे गुड्स होते हैं जो एक दूसरे को सब्स्टिट्यूट करते हैं, जैसे इसके बजाय और क्या, जैसे टी या कॉफी। हम पूछते हैं ना, कोई गेस्ट आता है तो हम पूछते हैं उससे, उसको ऑफर करते हैं आप टी पसंद करोगे या कॉफी पसंद करोगे, तो वो सब्स्टिट्यूट गुड्स होता है। और कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स वो होता है जो एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करता है, एक दूसरे के जो पूरक होते हैं उन्हें हम कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स कहते हैं। तो ये भी केस हमने देख लिया। अब इन शॉर्ट अगर हम देख लें तो क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड में जो दो कमोडिटीज हमने पढ़ा, देखो यहाँ सिंपली लिखा है कि जब प्लस साइन आएगा तो वो सब्स्टिट्यूट गुड्स रिप्रेजेंट करेगा, जैसे पेप्सी हो गया, कोक हो गया, सैमसंग हो गया, एप्पल टैबलेट्स हो गए, ठीक है। और वहीं जब नेगेटिव साइन आएगा तो वो हमारे कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स होंगे, जैसे मोटर बाइक पेट्रोल, बाइक हो गया पेट्रोल हो गया, पेट्रोल के बिना बाइक अधूरी है और बाइक के बिना पेट्रोल अधूरा है, तो यही हमारा कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स हुआ। सेल फोन हो गया, सिम कार्ड हो गया, फोन में सिम जरूरी है और जब हमारा फोन ही नहीं रहेगा तो सिम कार्ड का भी कोई नहीं यूज होगा, है ना। हेयर डाई और शैम्पू हो गया, तो ये सब हमारे कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स हैं, ठीक है। तो इसी के साथ खत्म होता है हमारा ये टॉपिक। यहीं पे हमारा टॉपिक है मेजरमेंट ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, ठीक है, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पे कई मेथड्स दिए गए हैं जिससे हम प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को मेजर कर सकते हैं, ठीक है। पहला है पॉइंट मेथड। पॉइंट मेथड जो होता है उसमें सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि इसको तब हम अप्लाई करते हैं जब चेंजेस इन प्राइस और क्वांटिटी डिमांडेड जो है वो वेरी वेरी स्मॉल होते हैं, ठीक है। मतलब प्राइस और क्वांटिटी डिमांडेड में बहुत मिनिमम चेंज आ रहे हैं, तब हम पॉइंट मेथड का यूज़ करते हैं, ठीक है। देखो यहाँ लिखा है, हाँ, जो प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का हमने फॉर्मूला देखा था उसमें यहाँ बताया था कि ये पॉइंट मेथड भी इसे हम कहते हैं, पॉइंट प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ मेथड, है ना। पॉइंट मेथड जो है इसको तब यूज किया जाता है जब प्राइस और क्वांटिटी डिमांडेड में बहुत स्मॉल चेंजेस आते हैं, ठीक है। अब सेकंड मेथड है हमारा आउटले मेथड। आउटले मेथड इसको तब यूज किया जाता है व्हेनेवर चेंजेस इन प्राइस एंड डिमांड आर नॉट स्मॉल, ठीक है। जिसमें प्राइस में और डिमांड में जो चेंजेस हैं वो स्मॉल नहीं होते हैं, तब इसको यूज़ किया जाता है, ठीक है। इट इज़ अनदर पॉइंट टू रिमेंबर अबाउट आउटले मेथड इज दैट इट कैन नॉट हेल्प अस टू फाइंड आउट द कोफिशिएंट ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ मेथड, ठीक है। और आउटले मेथड के हेल्प से हम कोफिशिएंट ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड नहीं निकाल सकते हैं। कोफिशिएंट हमने पढ़ा था ना, लेस देन 1, मोर देन 1 यूनिटरी, ये सब हम कैलकुलेट नहीं कर सकते हैं आउटले मेथड में, ठीक है। आउटले मेथड को कब यूज़ किया जाता है, जब प्राइस और डिमांड में चेंजेस स्मॉल नहीं होते हैं, मतलब बड़े चेंजेस होते हैं, इसे हम कोफिशिएंट को कैलकुलेट नहीं कर सकते हैं, ठीक है। ये सिर्फ इन 3 सिचुएशंस में हेल्पफुल होता है। कौन से 3 सिचुएशन, जब प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड जो होती है वो यूनिटरी होती है, मतलब प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इक्वल्स टू 1, और जब प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज मोर देन 1, और व्हेन प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज लेस देन 1। ये 3 सिचुएशंस हैं जब हमारा आउटले मेथड वर्क करता है, ठीक है। अब देखो यहाँ 3 एग्जाम्पल्स दिए गए हैं जिसके थ्रू हम अभी समझेंगे। जैसे इलस्ट्रेशन 5 में क्या दिया कि प्राइस जो है वो 5 थी, अब 4 हो गई है। क्वांटिटी डिमांडेड 20 थी और प्राइस कम होने की वजह से हमने 5 यूनिट और कंज्यूम कर लिया, है ना। तो मतलब क्वांटिटी डिमांड बढ़ गई, प्राइस कम हो गया, डिमांड बढ़ गया हमारा। तो अब जो आउटले मतलब जो एक्सपेंडिचर अगर हम देखें
हाँ, तो देखो एक्सपेंडिचर जब हम देखें दोनों ही केस में, तो फर्स्ट केस में भी हमारा 5 रुपये का चीज़ जब हमने 20 यूनिट परचेज़ किया तो 100 रुपये कंज्यूम किया या फिर स्पेंड किया। और जब हम सेकंड केस में जब वो प्राइस कम हो गया, 5 से 4 हो गया, बट हमने क्वांटिटी तो बढ़ा दी ना, यूनिट्स 20 से 25 कंज्यूम किया, तब भी हमने 100 रुपीज़ ही एक्सपेंड किया। तो वही देखो हमारी आउटले जो हमारी एक्सपेंस है वो दोनों सिचुएशन में सेम है। तो ये हम यूनिटरी प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज 1 और यूनिटरी कहेंगे। ठीक है, यहाँ पे क्या है हमारा प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड PED इज इक्वल्स टू 1 हो गया इस केस में। क्यों? क्योंकि देखो ये इसमें चेंज नहीं हुआ है आउटले में, है ना। अब देखो अगला इलिस्ट्रेशन क्या है, जब प्राइस हमारा 5 से रिड्यूस होकर 4 हो गया तो क्वांटिटी डिमांडेड हमने पिछले वाले में 5 यूनिट्स बढ़ाया था, है ना। इस वाले में हम कितना यूज़ बढ़ा रहे हैं, 20 यूनिट से अब 22 यूनिट्स पे हम आ गए। मतलब तो इसमें हमने 2 यूनिट्स ज़्यादा कंज्यूम किया है। प्राइस हमारा 5 से रिड्यूस होकर 4 हो गया है और हमने क्वांटिटी जो थी वो 20 यूनिट से 22 यूनिट्स कर दी है। तो अब हम अपना अगर एक्सपेंडिचर देखें तो जब 5 रुपीज़ का चीज़ हम 20 यूनिट परचेज़ करेंगे तो 100 रुपीज़ होता है ना। और जब 4 यूनिट्स हम 22 मतलब 4 रुपीज़ का चीज़ 22 यूनिट परचेज़ करेंगे तो हमारा 88 रुपीज़ हो रहा है। अब जब देखें हम तो इन दोनों को अगर हम कंपेयर करेंगे तो हमारा जो एक्सपेंडिचर है वो तो कम हो गया ना। तो अब हमारा प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड जो है इसमें PED इज़ लेस देन 1 हो जाएगा। ये हमारा सडन डिमांड इज लेस देन 1 और यूनिटरी इलास्टिक। ठीक है, यूनिट। अब देखो जब इलस्ट्रेशन 7 हम देखेंगे तो इसमें भी प्राइस फिर से 5 से रिड्यूस होकर 4 हो गई है और जो क्वांटिटी डिमांडेड थी यूनिट्स में वो हमने 20 से बढ़ा के 30 यूनिट्स कर दिए, मतलब सीधा 10 यूनिट इंक्रीज कर दिया है। अब हम अपना एक्सपेंडिचर देखें तो 5 रुपये का चीज़ हमने 20 यूनिट परचेज किया तो 100 रुपये हुआ। ठीक है, और जब हमने 4 रुपये की चीज़ 30 यूनिट परचेज किया तो 120 रुपये हुआ। अब जब हम इन दोनों को कंपेयर करें तो सीधा साफ साफ दिख रहा है कि जो हमारा एक्सपेंडिचर है वो बढ़ गया। तो अब ये हमारा कौन सा केस हो गया, डिमांड जो है वो मोर देन 1 है। ठीक है, अब देखो अब वही चीज़ यहाँ लिखी हुई है कि इन इलस्ट्रेशन 5 जब प्राइस घट गया 5 से 4 हो गया तो जो टोटल मनी स्पेंड है वो तो 100 ही रहा ना। देखो फर्स्ट वाले केस में 100 ही रहा मनी स्पेंड, हमारा एक्सपेंडिचर जो है। तो इसे हम यूनिटी प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कहेंगे। ठीक है, ये इलस्ट्रेशन 6 में क्या हुआ, प्राइस के घटने से हमारा जो मनी स्पेंड ऑन कमोडिटी था या फिर आउटले था वो घट गया, 100 रुपये से 88 रुपीज़ हो गया। देखो 100 रुपये से 88 रुपीज़ हो गया। तो ये हमारा लेस देन यूनिट प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड हो गया। ठीक है, और जो इलस्ट्रेशन 7 था उसमें प्राइस के घटने से हमारा जो आउटले था एक्सपेंडिचर था वो बढ़ गया, है ना। प्राइस घटा और आउटले हमारा एक्सपेंडिचर जो था वो ज़्यादा बढ़ गया, 100 से 120 हो गया। तो इसमें मोर देन यूनिटरी इलास्टिक होगा। ठीक है, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड जो है वो मोर देन 1 है इसमें। अब वही चीज़ यहाँ भी लिखा हुआ है, व्हेन द प्राइस ऑफ कमोडिटी राइजेस, क्या जब प्राइस भी बढ़ रहा है और एक्सपेंडिचर भी बढ़ रहा है तो उसे क्या कहेंगे, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज लेस देन यूनिटरी। और जब हमारा प्राइस बढ़ने से आउटले मतलब जो एक्सपेंडिचर है वो सेम है, मतलब उसमें कोई चेंज नहीं आया, तो वो केस हो जाता है यूनिटरी वाले। देखो प्राइस घटने से एक्सपेंडिचर में कोई चेंज नहीं आया ना, तो प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड हमारा 1 रहा, ये यूनिटरी इलास्टिक हो गया। और जब प्राइस कमोडिटी जो है, प्राइस ऑफ कमोडिटी जो है वो गिर रही थी, मतलब बढ़ रही थी, प्राइस ऑफ कमोडिटी बढ़ रही थी और जो एक्सपेंडिचर है वो घट रही थी, तो वो हो गया प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज मोर देन 1। हाँ, तो यही था। अब हाँ, तो थर्ड मेथड है हमारा ज्योमेट्रिकल मेथड। अकॉर्डिंग टू दिस मेथड इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज डिफरेंट एट डिफरेंट लेवल, डिफरेंट पॉइंट्स ऑन अ गिवन डिमांड कर्व। अब जो हमारी डिमांड कर्व होती है इसमें वो मतलब डिफरेंट पॉइंट्स पे डिफरेंट इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड होता है। ठीक है, इस मेथड में, और उसको मेजर ऐसे किया जाता है। देखो प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड एट पॉइंट K इज इक्वल्स टू K/B अपॉन A/K। तो यही 3 मेथड्स से मेजरमेंट ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड में। ठीक है, अब हम चलते हैं अपने अगले टॉपिक पे जो कि है डिटर्मिनेंट्स ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। हाँ, तो देखो डिटर्मिनेंट्स ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड में पहला डिटर्मिनेंट है, पहला फैक्टर है जो कि प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को जो इफेक्ट करता है वो है नेचर ऑफ कमोडिटी। अब ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ कमोडिटी को हम 3 कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं। पहला नेसेसिटी गुड्स, कंफर्ट और लग्जरीज। ठीक है, अगर कमोडिटी जो है वो अगर नेसेसिटी है तो वो प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड विल बी लेस, उस कमोडिटी की प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड जो होगी वो लेस होगी। मतलब उसको उस कमोडिटी की डिमांड में, क्वांटिटी डिमांडेड में कोई असर नहीं आएगा, भले प्राइस तुम्हारी बढ़े चाहे घटे। क्यों? क्योंकि वो कमोडिटी जो है
नेसेसिटी है ना, जैसे अगर गेहूं का अगर प्राइस बढ़े चाहे घटे, बट हम कंजम्पशन जितना हमें चाहिए हम उतना करेंगे ही, क्वांटिटी डिमांडेड है ना, क्वांटिटी डिमांड उस कमोडिटी की उतनी करेंगे ही, भले ही गेहूं महंगा क्यों ना हो जाए, बट हम कंजम्पशन तो करेंगे ही ना, उसकी डिमांड को कम नहीं कर सकते हैं। और अगर सस्ता हो जाए तब तो अच्छी बात है, तो भी हम जितना कंज्यूम करते हैं उतना ही लेंगे। तो वही बात है कि जब डिमांड पे असर नहीं पड़ता है प्राइस के चेंज होने से, तो उसे हम प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड विल बी लेस कहते हैं। मतलब उस पर डिमांड पे प्राइस का कुछ असर नहीं पड़ेगा, मतलब प्राइस के बढ़ने या घटने से, तो उसे हम कहते हैं प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड विल बी लेस उस कमोडिटी की, ठीक है। अब हाँ, अगर जो हमारी कमोडिटी वो कंफर्ट गुड हुई तो प्राइस में चेंज होने से जो कंज्यूमर है वो क्वांटिटी डिमांडेड में चेंज कर सकता है, तो हेंस रिलेटिवली मोर एंड सो इट इज मोर इलास्टिक। तो ये जो कमोडिटी होती हैं इनकी प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड जो होती है वो थोड़ी ज्यादा इलास्टिक होती है। क्यों? क्योंकि इनके प्राइस में चेंज होने से इनकी क्वांटिटी डिमांडेड पे असर पड़ता है। क्यों? क्योंकि जो गुड्स है वो नेसेसिटीज नहीं है, ये कंफर्ट्स में आते हैं, ठीक है। और जब हम लग्जरीज को देखें तो वो तो सिर्फ वही लोग परचेज कर सकते हैं जिनकी इनकम ज्यादा है ना, तो इनकी भी प्राइस इलास्टिसिटी कम होती है, प्राइस इलास्टिसिटी। क्यों? क्योंकि लग्जरीज गुड कौन परचेज करता है? अमीर लोग ही परचेज करते हैं, और उनको प्राइस बहुत ज्यादा होने से या कम होने से उतना असर नहीं पड़ता है क्योंकि उनकी इनकम लेवल हायर होती है, ठीक है। तो वही बात, तो ये था नेचर ऑफ कमोडिटी। अगला पॉइंट है हमारा नेचर ऑफ सब्स्टिट्यूट्स थे, मतलब जैसे एक टी और कॉफी एग्जांपल लिया, जैसे एक प्रोडक्ट को हम कितने चीजों से रिप्लेस कर सकते हैं। तो नमक और गेहूं का तो कोई सब्स्टिट्यूट नहीं होता ना, नमक की जगह हम क्या यूज कर सकते हैं? कुछ नहीं, है ना। नमक हो गया, गेहूं हो गया, इन सब चीजों का कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है कि हम इसके जगह कुछ और यूज कर लें। तो ये लो प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड होती है, मतलब इन के पे प्राइस के चेंज होने से कुछ असर नहीं पड़ता है। महंगा होगा तो भी हम कंजम्पशन करेंगे, सस्ता होगा तो भी हम वही चीज कंज्यूम करेंगे। ऐसा नहीं है कि अगर नमक महंगा हो गया तो अब हम चीनी डालेंगे सब्जी में, ऐसा नहीं हो सकता ना। तो वही बात है कि महंगा हो चाहे सस्ता हो, इसके डिमांड पे कुछ असर नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो ये लो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड होती है इनकी, मतलब इन कमोडिटीज के सब्स्टिट्यूट नहीं होते हैं, ना के बराबर होते हैं ऐसे, ठीक है। और जो कमोडिटीज होते हैं जिनके बहुत सारे सब्स्टिट्यूट होते हैं, जैसे वूल हो गया, मतलब जैसे कॉटन हो गया, सिंथेटिक्स हो गए, है ना, मतलब जिसके बहुत सारे सब्स्टिट्यूट्स हैं, ठीक है। वूल के बहुत सारे सब्स्टिट्यूट है, मतलब अलग अलग, है ना। तो अगर किसी एक की प्राइस बढ़ेगी तो हम दूसरे पे स्विच कर जाएंगे, जैसे टी और कॉफी एक दूसरे के सब्स्टिट्यूट है ना। तो वैसे ही अगर टी की प्राइस बढ़ेगी तो हम कॉफी पे स्विच कर जाएंगे, अगर कॉफी की प्राइस बढ़ेगी तो हम टी पे स्विच कर जाएंगे। तो ये होता है हाईली प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड होती है इसकी, ठीक है। अब नेचर ऑफ यूजेस ऑफ कमोडिटी, द ग्रेटर द नंबर ऑफ पॉसिबल यूजेस ऑफ कमोडिटी द ग्रेटर इट्स प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड विल बी, ठीक है। मतलब एक कमोडिटी को हम कितने मल्टीपल यूजेस में हम ले सकते हैं, है ना, तो उस पर डिपेंड करता है कि उसकी इलास्टिसिटी कैसी होगी, ठीक है। अब देखो, द ग्रेटर द नंबर ऑफ पॉसिबल यूजेस ऑफ कमोडिटी द ग्रेटर इट इज प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, ठीक है। मतलब एक कमोडिटी को हम अगर ज्यादा मल्टीपल यूजेस में मल्टीपल चीजों में यूज कर सकते हैं तो वो प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड जो होगी वो हायर होगी, ठीक है। मतलब उस पर प्राइस के चेंज होने से असर पड़ेगा। जैसे शुगर ले लो, शुगर को हम मल्टीपल चीजों में यूज करते हैं, ठीक है। खीर बना लिया हमने, चाय बना ली हमने, कॉफी बना ली हमने, मतलब बहुत चीजों में हम यूज करते हैं चीनी को। अगर चीनी का प्राइस बढ़ जाए तो अब हम खीर बनाना कम कर देंगे, चाय में भी थोड़ा कम यूज करेंगे, है ना, कॉफी पे भी स्विच कर सकते हैं। तो वही चीजें हैं कि जिस कमोडिटी के नंबर ऑफ यूजेस होते हैं, मल्टीपल यूजेस होते हैं, वो हाईली प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड होती है उनके, ठीक है। मतलब उनपे प्राइस के चेंज होने से असर पड़ता है। जैसे कोल हो गया, कोल को हम बहुत सारे चीजों के प्रोडक्शन में यूज कर सकते हैं, जैसे पावर जनरेशन, डोमेस्टिक पर्पस के लिए, इंडस्ट्रियल पर्पस के लिए। तो ये हायर प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड होती है इसकी, ठीक है। देन कमोडिटी, और जिस कमोडिटी के फ्यू मतलब सिर्फ एक या फिर दो यूजेस हैं, उन कमोडिटी की वो कमोडिटीज जो होती हैं लेस प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड होती है उस कमोडिटी की, ठीक है। मतलब प्राइस के चेंज होने से उसकी डिमांड पे असर नहीं पड़ता है। अब देखो प्राइस लेवल ऑफ कमोडिटी, अब दे रहा है कि जैसे जो लेवल ऑफ प्राइस होती है वो भी इम्पैक्ट डालती है प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड पे किसी कमोडिटी के, ठीक है। जैसे एक एग्जांपल ले लें कि जैसे जो मैच स्टिक का बॉक्स है ना, वो तो बहुत सस्ता होता है, 1 रुपए का एक मतलब माचिस की तीली का जो डब्बा मिलता है वो, है ना, पूरा। तो उसके प्राइस में चेंज होने से हमें असर नहीं पड़ेगा। बट जो महंगी कमोडिटीज होती हैं, जैसे कार हो गया जिसका प्राइस बहुत महंगा होता है, अगर उसमें चेंज आए तो हम उसकी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड में भी चेंज आएगा, ठीक है। बट वही अगर अमीर लोगों के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो उनको कार के रेट से मतलब ज्यादा बढ़े चाहे कम हो उससे उतना असर नहीं पड़ता है। तो ये 4 पॉइंट्स है हमारे डिटर्मिनेंट्स ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड के, ठीक है। ऐसे यहाँ पे टेबुलर फॉर्म में आपको दे रखा है कितने और चीजें हो सकती हैं जो अफेक्ट करती हैं, ठीक है। जैसे देखो 10 टुवर्ड्स इलास्टिसिटी और 10 टुवर्ड्स इन इलास्टिसिटी। अब देखो लैक ऑफ सब्स्टिट्यूट, ऐसे गुड्स जिनके सब्स्टिट्यूट्स नहीं हैं, ठीक है, जैसे नमक और वीट हमने पढ़ा, उसके सब्स्टिट्यूट अवेलेबल नहीं है, तो टेंड्स टुवर्ड्स इन इलास्टिसिटी, मतलब प्राइस में चेंज होने से डिमांड पे असर नहीं पड़ेगा, और इनमें प्राइस में चेंज होने से डिमांड पे असर पड़ेगा, तो वो यहाँ पे
जितने फैक्टर्स हैं वो नीचे यहाँ पे लिस्ट कर दिया गया है। देखो 12 फैक्टर्स दिए गए हैं दोनों में, ठीक है, वो आप देख लेना। अब चलते हैं हम अपने अगले टॉपिक पे जो कि है इंपॉर्टेंस ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। क्या दे रखा है कि जो प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है नंबर ऑफ पॉलिसी डिसीजंस। कुछ पॉलिसी के डिसीजंस लेने में प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, स्पेशली यूजफुल गवर्नमेंट पॉलिसीज रिलेटिंग टू द इंडिविजुअल कमोडिटी मार्केट, ठीक है। और ये गवर्नमेंट के लिए बहुत ज़्यादा यूजफुल होता है कि गवर्नमेंट मतलब जैसे गवर्नमेंट की जो पॉलिसीज होती हैं उसके लिए बहुत ज़्यादा यूजफुल होता है, जो कि इंडिविजुअल कमोडिटी मार्केट से रिलेटेड होती हैं, ठीक है। कुछ इंपॉर्टेंट प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड देख लेते हैं जहाँ ये यूजफुल होती है। फर्स्ट पॉइंट है फिक्सेशन ऑफ प्राइस बाय मोनोपोलिस्ट। अब मोनोपोलिस्ट क्या होता है, ये टाइप ऑफ मार्केट होता है, ठीक है, जिसमें एक सिंगल सेलर होता है और मल्टीपल बायर होते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर हम ले लें एक ये पूरा एक लोकेशन है, ठीक है, जहाँ पे मान लो एक ही शॉपकीपर है, ठीक है, एक यही शॉपकीपर है इस पूरे लोकेशन में, तो और कोई शॉपकीपर है ही नहीं इस लोकेशन में, है ना। तो अब क्या होगा, ये शॉपकीपर जो रेट चाहे वो रेट यहाँ चार्ज कर सकता है, ठीक है, इन लोगों से। क्यों? क्योंकि अगर इनको प्राइस ज्यादा भी लगेगा तो ये किसी और शॉप पे स्विच नहीं कर सकते हैं। तो ये मोनोपोलिस्टिक मार्केट होती है, ठीक है। तो इसमें क्या होती है, एक तरीके से देख लें तो सेलर की जो होती है वो मनमानी चलती है, मतलब जो सेलर है वही प्राइस मेकर और प्राइस डिसाइड करने वाला होता है, ठीक है। अब देखो इसमें क्या है कि अगर मोनोपोलिस्टिक मार्केट में अगर उन शॉपकीपर्स को पता चल गया कि जो कमोडिटी है, कमोडिटी की जो प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है वो बहुत ज्यादा लो है। अब जैसे ऐसे कमोडिटी कौन से हो जिस कमोडिटी पे प्राइस के चेंज होने से डिमांड में असर ना पड़े, वो वही बेसिक नेसेसिटीज वाली गुड हो गई, ठीक है, जैसे कि वीट हो गया, नमक हो गया, मतलब सॉल्ट हो गया, ये सब चीजें जो हैं ये हम कंज्यूम करेंगे ही, भले प्राइस बढ़े चाहे कम हो, है ना। तो अगर मोनोपोलिस्टिक मार्केट के शॉपकीपर उनको ये पता चल गया कि किसी प्रोडक्ट की जो इलास्टिसिटी है वो लो है, तो वो क्या करेंगे, उस चीज की प्राइस को हाई कर देंगे। क्यों? क्योंकि जैसे अब मान लो गेहूं है, आटा है, ठीक है, उसकी प्राइस बढ़ भी जाती है तो भी हमें उसका कंजम्पशन करना है। और क्योंकि ये मोनोपोलिस्टिक मार्केट है, मोनोपोलिस्टिक शॉप है, मार्केट है, तो इसमें और कोई शॉपकीपर है नहीं, वही एक शॉप है। तो चाहे वो कितना भी महंगा बेचे उस सामान को, हमें उस कमोडिटी को वहीं से परचेज करना है और कंज्यूम करना है ना। तो वही बात है कि अगर मोनोपोलिस्टिक मार्केट में प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड हमारी कम होगी, मतलब प्राइस में चेंज होने से इनके डिमांड में चेंज नहीं आता है, तो जो शॉपकीपर है वो क्या करेगा, प्राइस हाई चार्ज करेगा। मतलब उसको पता है ना कि वो कितना ही महंगा बेचे, लोग इसको परचेज करेंगे ही करेंगे, ठीक है, और कोई शॉप तो है नहीं जिसपे वो स्विच कर जाए, है ना। तो एक ये चीज हो गया, ही वुड नॉट एबल टू चार्ज अ वेरी हाई प्राइस फॉर अ कमोडिटी हुज प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज रिलेटिवली हायर। अब ऐसी कमोडिटी जिसकी प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड हायर होती है, मतलब ऐसे गुड्स जिसके डिमांड पे प्राइस के चेंज होने से असर पड़ता है, उसके डिमांड मतलब उस कमोडिटी के प्राइस को वो ज्यादा चार्ज कर ही नहीं सकता है। क्यों? क्योंकि उसको पता है ना कि अगर जैसे ये नेसेसिटी के गुड्स नहीं है, ठीक है, मतलब ऐसे होता है ना कि ये हमारी वांट है, हमारी इच्छा है कि हमें ये भी चाहिए, वो हमारी जरूरत नहीं है, तो उसकी प्राइस में चेंज होने से उसके डिमांड में तो असर पड़ेगा ही। वो अगर महंगा होगा तो हम उसका कंजम्पशन कम कर देंगे, वो अगर सस्ता होगा तो हम उसका कंजम्पशन ज्यादा कर देंगे। तो वैसे गुड्स के लिए वो जो मोनोपोलिस्टिक मार्केट में जो शॉपकीपर है वो उस कमोडिटी की प्राइस को ज्यादा चार्ज नहीं कर सकता है, उस केस में उसको प्राइस कम ही रखना पड़ेगा। बट जिस कमोडिटी की जो प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है वो लोअर होगी, उसके लिए वो ज्यादा चार्ज करेगा, ठीक है। अब देखो सेकंड पॉइंट है हमारा मिनिमम सपोर्ट प्रोग्राम ऑफ द गवर्नमेंट। नॉर्मली द प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ एग्रीकल्चरल कमोडिटीज लाइक व्हीट, राइस इज रिलेटिवली लेस, ठीक है। जो चावल, गेहूं, ये सब की जो प्राइस इलास्टिसिटी होती है वो रिलेटिवली लेस होती है, मतलब कम ही होती है, मतलब प्राइस में चेंज होने से उतना डिमांड पे असर नहीं पड़ता है। दिस इंप्लाइज दैट द गिवन इंक्रीज इन सप्लाई से बिकॉज बेटर मॉनसून विच लीड्स टू रिलेटिवली मोर फॉल इन प्राइस वुड लीड्स टू रिड्यूस द इनकम ऑफ कंज्यूमर। अब जैसे मानसून का सीजन आया, ठीक है, मतलब जैसे मान लो किसी सीजन में बहुत ज्यादा अच्छी फसल हुई और अच्छे मतलब अमाउंट में सप्लाई हुआ मार्केट में, तो उस टाइम में क्या होगा, प्राइस घट जाएगी, कमोडिटी की प्राइस घट जाएगी ताकि लोग ज्यादा डिमांड करें और जितना प्रोडक्शन हुआ है गेहूं का वो सब बिक जाए वरना खराब हो जाएगा, है ना। तो प्राइस घट जाएगा, तो इसमें क्या होगा, फार्मर की जो इनकम होगी उसमें कमी आ जाएगी, है ना। पहले जो गेहूं वो लोग 35 रुपए किलो बेच रहे थे या 40 रुपए किलो बेच रहे थे, अब वो 35 रुपए किलो हो जाएगा, प्राइस कम हो जाएगी, तो फार्मर की इनकम तो कम होगी ना। तो उस मतलब जैसे फार्मर को प्रोटेक्ट करने के लिए गवर्नमेंट एक मिनिमम सपोर्ट प्राइस मतलब प्रोग्राम स्टार्ट करती है कि जैसे एक मिनिमम लेवल है, इससे कम प्राइस नहीं जा सकती है, ठीक है। और अगर जैसे उससे कम प्राइस होती है तो गवर्नमेंट जो प्राइस गवर्नमेंट ने फिक्स किया मिनिमम प्राइस, उस प्राइस पे गवर्नमेंट फार्मर से सारा आउटपुट है वो परचेज कर लेती है उस प्राइस पे, ठीक है, जिस प्राइस से फार्मर को भी लॉस ना हो, ठीक है। अब देखो उस प्राइस से नीचे हमारा कोई प्राइस नहीं जाएगा, ठीक है, जिससे फार्मर
के इनकम को हम प्रोटेक्ट कर सकते हैं। सच द प्राइस ऑफ कमोडिटी विल नॉट अलाउ टू फॉल बिलो द पर्टिकुलर लेवल, मतलब उस कमोडिटी की प्राइस जो गवर्नमेंट ने रेट तय किया है उससे नीचे जा ही नहीं सकता है। दिस वुड लीड टू सिचुएशन वेयर द क्वांटिटी सप्लाइड विल बी मोर देन द क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ द कमोडिटी। ठीक है, तो इस सिचुएशन में जैसे अब गवर्नमेंट ने तो फिक्स कर दिया ना, जैसे अब मान लो लोग वेट कर रहे हैं कि आम 25 रुपए किलो कब बिकेगा, बट आम जो है वो 40 रुपए किलो से नीचे आ ही नहीं रहा है। तो अब ऐसे सिचुएशन में लोग इंतजार ही कर रहे हैं और सारा आम मार्केट में वैसे का वैसे ही पड़ा हुआ है ना। तो अब क्या है, अब मार्केट में क्वांटिटी सप्लाइड बढ़ गई है और क्वांटिटी डिमांडेड कम है ना। मतलब सप्लाई ज्यादा है और डिमांड लोग अभी कम कर रहे हैं। क्यों? लोग इंतजार में है कब प्राइस कम होगा, बट गवर्नमेंट ने तो प्राइस फिक्स कर दिया ना, जिससे प्राइस और नीचे गिर ही नहीं सकती है। क्यों? क्योंकि फार्मर्स के इनकम पे असर पड़ेगी उससे। तो इसे हम मिनिमम सपोर्ट प्रोग्राम कहते हैं जो गवर्नमेंट ऑपरेट करती है। ठीक है, ऐसे सिचुएशन में हमारी सप्लाई ज्यादा होगी, डिमांड कम होगी, तो गवर्नमेंट को इस सिचुएशन में तैयार रहना पड़ेगा कि जो एक्सेस सप्लाई हुई है कमोडिटी की उसको वो इजिली स्टॉक करके रख पाए। ठीक है, अब जैसे मान लो सिमिलरली इफ फॉर सम रीजन द क्वांटिटी सप्लाइड फॉर अ कमोडिटी फॉल विच हैज लो प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। अब जैसे मान लो कोई कमोडिटी है, ठीक है, जिसकी प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड जो है वो लो है, वही जैसे वीट वगैरह ही हो गया हमारा। ठीक है, जो बहुत जरूरी वाली चीजें होती हैं जिसके डिमांड पे असर नहीं पड़ता है हमारे प्राइस में चेंज होने से, वैसी कमोडिटीज की अगर क्वांटिटी सप्लाई मार्केट में कम हो गई और डिमांड ज्यादा है, मतलब लोगों को वो चीजें चाहिए ही चाहिए क्योंकि वो नेसेसिटी है हमारी, बट उतनी सप्लाई ही नहीं है मार्केट में, तो अब मतलब से अब शॉपकीपर्स क्या करेंगे, प्राइस बढ़ा देंगे। बट महंगा होने से भी क्या फर्क पड़ेगा? कुछ असर नहीं पड़ेगा। क्यों? क्योंकि वो हमारी नेसेसिटी है, हमें वो कंज्यूम करना ही करना है चाहे किसी भी कीमत पे। बट जब से प्राइस जो हमारे शॉपकीपर्स हैं, क्योंकि सप्लाई बहुत ज्यादा कम है और डिमांड बहुत ज्यादा आ रही है, तो प्राइस हम इंक्रीज कर देंगे। ठीक है, जिससे जो हमारे कंज्यूमर्स होते हैं वो फोर्स हो जाएंगे कि हमें ज्यादा पैसा देना ही है इस कमोडिटी के लिए, है ना, तभी हम उस चीज को कंज्यूम कर पाएंगे। अब जैसे गवर्नमेंट ने फार्मर्स की इनकम को प्रोटेक्ट करने के लिए मिनिमम सपोर्ट प्रोग्राम चलाया था, वैसे ही गवर्नमेंट जो हमारे कंज्यूमर्स हैं उनके इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए, जैसे अब इस कंडीशन में देखा जाए तो एक तरीके से जो हमारा कंज्यूमर है उसी को हानि पहुंचेगा, है ना। तो अब जैसे अब गवर्नमेंट जो है कंज्यूमर को प्रोटेक्ट करने के लिए यहाँ पे सीलिंग प्राइस फिक्स करती है, जैसे कि सबसे मैक्सिमम प्राइस एक कमोडिटी की इतनी हो सकती है और इससे ज्यादा एक शॉपकीपर हमारे कंज्यूमर से चार्ज नहीं कर सकता है। ठीक है, अब देखो क्या लिखा है, सीलिंग प्राइस क्या होती है, विच इज अ प्राइस बियॉन्ड विच द फार्मर विल नॉट अलाउड टू चार्ज। इस प्राइस से ज्यादा प्राइस फार्मर्स जो है हमारे कंज्यूमर से चार्ज नहीं कर सकते हैं। whenever the government fixes a price less than what would have prevailed in the market, otherwise the quantity demanded of the commodity will be more than the quantity supplied। ठीक है, अब जैसे गवर्नमेंट ने एक प्राइस तो फिक्स कर दी ना कि जैसे इससे महंगा हम प्रोडक्ट बेच ही नहीं सकते हैं जो फार्मर्स हैं कंज्यूमर्स को, तो इस कंडीशन में जो हमारे मार्केट में है क्वांटिटी डिमांड ज्यादा होगी और क्वांटिटी सप्लाई कम होगी। और मिनिमम सपोर्ट प्राइस वाले प्रोग्राम में हमने देखा था कि क्वांटिटी सप्लाई ज्यादा होगी और क्वांटिटी डिमांड कम होगी, तो जो एक्सेस सप्लाई है वो तो गवर्नमेंट ने स्टॉक करके रखा था ना, वो वही स्टॉक जो प्रोडक्ट है, वही जो गुड्स हैं, वही गुड्स इस सिचुएशन में अब गवर्नमेंट क्या करेगी, रिलीज कर देगी। क्यों? क्योंकि इस टाइम मार्केट में जो सप्लाई है, मतलब कमोडिटी की जो सप्लाई है वो बहुत कम है और डिमांड लोगों की बहुत ज्यादा आ रही है ना। तो गवर्नमेंट क्या करेगी, जो एक्सेस डिमांड आ रहा है उसको पूरा करने के लिए जो स्टॉक गवर्नमेंट कलेक्ट करके रखा था कह लो, उसे इस टाइम पे वो रिलीज कर देगी गोडाउन से। और अगर फिर भी डिमांड एक्सेस होता है सप्लाई से, तो हमें बाहर की कंट्री से इंपोर्ट करना पड़ेगा। तो ये टॉपिक था हमारा, मतलब ये पॉइंट था मिनिमम सपोर्ट प्रोग्राम ऑफ द गवर्नमेंट। हाँ, तो देखो थर्ड पॉइंट है इंसिडेंस ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस। अब जो गवर्नमेंट है वो इनडायरेक्ट टैक्सेस इंपोज करती है कमोडिटीज पे। ठीक है, व्हेनेवर indirect tax is imposed, the burden of this tax is borne partly by consumer and partly by producer himself। अब देखो जैसे जो टैक्स लगते हैं हमारे कमोडिटीज पे, मतलब हमारे कमोडिटीज पे तो लगती है, कौन लगाता है, गवर्नमेंट लगाती है। ठीक है, तो ये टैक्स कौन बियर करता है, आधा कंज्यूमर बियर करता है, आधा प्रोड्यूसर हिमसेल्फ खुद बियर करता है। ठीक है, द शेयर ऑफ दिस बर्डन ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस बोर्न बाय कंज्यूमर एंड प्रोड्यूसर डिपेंड्स अपॉन। अब मतलब जैसे ये जो इनडायरेक्ट टैक्सेस हैं वो कितने शेयर में कौन बियर कर रहा है, वो कैसे पता चलेगा, वो पता चलता है हमको ये जो बता रखा है प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई अपॉन प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड से हमें पता चलता है कि कौन कितना इनडायरेक्ट टैक्स बियर कर रहा है, मतलब
कितना कितना इन लोगों में बटा हुआ है इनडायरेक्ट टैक्स। फॉर एग्जांपल, अ सिचुएशन वेयर प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड एंड द डिमांड कर्व इज परफेक्टली इनइलास्टिक। अब मान लो एक एग्जांपल है, ठीक है, एक सिचुएशन है जहां पे प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है वो परफेक्टली इनइलास्टिक है, मतलब डिमांड पे कुछ असर नहीं पड़ेगा प्राइस के चेंज होने से, ठीक है। उस केस में जो पूरा बर्डन है इनडायरेक्ट टैक्स का वो कौन बियर करेगा? कंज्यूमर बियर करेगा। वहीं अगर दूसरा सिनेरियो और दूसरा सिचुएशन देख लें जिसमें हमारा जो डिमांड कर्व है वो परफेक्टली इलास्टिक है, मतलब प्राइस में चेंज होने से डिमांड पे पूरा असर पड़ेगा, ठीक है, ज्यादा या थोड़ा कह लो बट असर पड़ेगा। अब इस केस में जो हमारा बर्डन है टैक्स का वो कौन बियर करेगा? प्रोड्यूसर और सप्लायर खुद बियर करेगा, ठीक है। द सिचुएशन बिटवीन टू विल बी डिसाइडेड बाय द रेशियो ऑफ प्राइस। अच्छा, अब यही सिचुएशन, इन दोनों के बीच का ये सिचुएशन कैसे डिसाइड होता है? रेशियो ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई अपॉन प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड से, ठीक है। तो ये था हमारा टॉपिक इंसिडेंस ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस। तो इसी के साथ हमारा टॉपिक इंपॉर्टेंस ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड यहीं खत्म होता है। सो इसी टॉपिक के साथ खत्म होता है हमारा यूनिट 4 इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड यहीं पे। और अगर आपको मेरा पढ़ाया हुआ थोड़ा भी अच्छा लगा होगा तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कर सकते हैं, और हमारे साथ ऐसे ही फर्दर पढ़ते रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।